आज की इस पीवाईक्यू सीरीज में हम मॉडर्न हिस्ट्री 2017 के क्वेश्चंस का एक डीप एनालिसिस डेवलप करेंगे। जैसे हमें पता है कि जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस है वो ईयर बाय ईयर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा इवॉल्व हो रहा है। तो पहले ऐसा हो रहा था कि 1857 के बाद यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। बट अब जैसे आप 2016-17 से आप ऑब्जर्व करोगे कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, वो दोज आर नॉट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेशनल मूवमेंट बट मोर आर विद रिस्पेक्ट टू द फ्रीडम फाइटर्स, राइट। यानी कि जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, राइट, अपार्ट फ्रॉम दिस जो एसोसिएशंस बनी थी, भगत सिंह ने क्या चीजें करी थी, उनके अकॉर्डिंगली क्या चेंजेस हुए थे, तो उस पर ज्यादा क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे रादर देन जस्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट। यानी कि पहले जो नेहरू रिपोर्ट थी या फिर गांधीयन रिजोल्यूशन था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। बट अब क्वेश्चन जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से शिफ्ट होकर रिफॉर्म मूवमेंट या फिर एक पर्सनालिटी पे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एज जैसे मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में, दैट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का आंसर पता करके आगे बढ़ जाओ। आपको क्या करना है कि वो क्वेश्चन के अंदर जो भी टर्मिनोलॉजीज है उन सब का मतलब आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग, जो भी ऑप्शंस है वो किससे रिलेटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस, क्योंकि इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे इन द कमिंग ईयर्स, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज who among the following was or were associated with the introduction of रैयतवारी settlement in India during the British rule। अब हमें पता है कि तीन टाइप के सेटलमेंट थे। पहला है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा आया रैयतवारी सेटलमेंट, एंड थर्ड वाज द महलवारी सेटलमेंट, राइट। अब इसके अंदर ऐसा है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है दैट वाज गिवन बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट। वो कॉर्नवालिस ने दिया था। रैयतवारी सेटलमेंट दिया था बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड, एंड वेरेस महलवारी ने दिया था बाय मैकेंजी, राइट, हॉल्ट मैकेंजी के नाम से दिया था, राइट। सो दीज आर द फर्स्ट थिंग जो आपको पता होना चाहिए जब भी आप रैयतवारी, परमानेंट सेटलमेंट या महलवारी सेटलमेंट के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करते हो पीवाईक्यू, तो ये तीनों का डिफरेंस आपके माइंड में फिट होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल किसने रिलीज किया था, और ये कौन से ईयर्स में आया था, एंड कौन से रीजन्स के लिए आया था। अपार्ट फ्रॉम दिस इनके अंदर और क्या टाइप का डिफरेंस था। जैसे पहला डिफरेंस ये था कि परमानेंट सेटलमेंट में एक जमींदार था, राइट, एंड इन्होंने जो 15 साल के लिए वो फिक्स कर दिया था कि दिस विल बी दी परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि जमींदार जो फार्मर्स होंगे, पीजेंट्स होंगे, उनसे डायरेक्टली वो कलेक्ट करेगा, एंड ये जमींदार फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। वेरेज रैयतवारी में क्या किया था कि वो फार्मर को ही जमींदार बना दिया था, एंड डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट फार्मर से ही कलेक्ट कर रही थी। वेरेज महलवारी में क्या किया था कि जगह जगह पे महल्स बना दिए थे। महल बनाना यानी क्या हो गया कि एक यूनियन जैसा बना दिया कि चार पांच जमीन मिल गई है, चार पांच किसानों के अंदर एक यूनियन बना दिया और उसके ऊपर एक जमींदार रख दिया। ये जमींदार इन सबसे कलेक्ट करके फिर वो वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगा। सो दिस आर द बेसिक डिफरेंस, राइट। तो हालांकि क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि रैयतवारी सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। तो जैसे हमने देखा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट किया था, वेर एज अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो ने रैयतवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। नाउ ये एक थोड़ा सा फैक्चुअल है, थोड़ा नहीं यानी काफी ज्यादा फैक्चुअल है, कि आपको इसके बारे में एग्जाम से पहले आपके जो नोट्स होंगे उसमें से आपने रटा होगा तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि तीन टाइप के एसोसिएशन पूछे गए हैं यहाँ पे। पहला है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो आया था 1851 में, देन आया मद्रास महाजन सभा जो आया 1884 में, एंड देन आया इंडियन एसोसिएशन जो आया 1876 में, राइट। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये कुछ पेयर्स बताए गए हैं कि ये पेयर में ये सारे फाउंडर्स है या नहीं है ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशन, राइट। तो इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने मल्टीपल रीडिंग किया होगा तो आप इसको इजीली एलिमिनेट करके कर सकते हो, राइट। जैसे मुझे ये पता है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का जो फाउंडर था दैट वाज राजा राधा कांत देव, राइट। सो दिस पेयर इज एब्सोल्युटली राइट। सेकेंड है मद्रास महाजन सभा। अब इसके तीन फाउंडर थे, राइट। पहला फाउंडर था वीर राघव आचारी, राइट, एन राधा स्वामी, एंड अदर वाज आनंद चार्लू, राइट।
वेयर एज जो इंडियन एसोसिएशन था, इंडियन एसोसिएशन में दो मेजर फाउंडर थे, फर्स्ट वाज दी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड सेकंड वाज आनंदा मोहन बोस। तो यहाँ पे दोनों पैर राइट है जबकि ये पैर गलत है। बट इसका मतलब ये है कि जब आप ये देख रहे हो कि जो पैर गलत है उसके फाउंडिंग मेंबर्स आपको पता होने चाहिए कि कौन से तीन फाउंडिंग मेंबर्स है और ये कब स्टार्ट हुआ था। तो ईयर राइट, उसका मेंबर एंड इनका ऑब्जेक्टिव, ये आपको एक होमवर्क है जो आपको मेंशन करना है राइट। एंड अगर आपको ज्यादा डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर सकते हो कि यार ये फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव है, क्या ये सही है या नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा है कि जितना आप सोर्सेस आप जितने सोर्सेस आप रेफर करोगे तो देयर आर चांसेस कि एक आधी डिटेल किसी में कम है और किसी में ज्यादा है या किसी में एक्स्ट्रा है या किसी में है ही नहीं राइट। तो ये चीज का ध्यान रखना, कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 1 एंड 3, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरार्की इज रिफर्स टू। नाउ आप अगर रिकॉल करोगे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था 1919 में राइट, जिसके अंदर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एक्सपांड किया गया ऑन द वन हैंड, एंड ऑन द अदर हैंड क्या किया कि डायरार्की इंट्रोड्यूस की गई। अब डायरार्की में क्या किया कि दो टाइप के सब्जेक्ट बनाए गए, पहला है रिजर्व सब्जेक्ट और दूसरा है ट्रांसफर सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट यानी कि फाइनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, जिसको रिजर्व किया गया गवर्नर पे कि इस पे सिर्फ गवर्नर ही फंक्शन कर सकता है और कोई इसके अंदर इंटरवीन नहीं करेगा। वेयरएज एजुकेशन एंड एक्सेट्रा को ट्रांसफर सब्जेक्ट कर दिया कि इसके अंदर गवर्नर के साथ प्रोविंशियल भी यानी कि प्रोविंसेस है वो भी इस पे फंक्शन कर सकते हैं राइट। तो ये यहां पे सिंपल बोला गया। सो दिस वाज द प्रिंसिपल ऑफ डायरार्की। तो इसके बेस पे अगर स्टेटमेंट पढ़ते हैं दैट फर्स्ट इज द डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, नो दिस इज रॉन्ग, ये काफी लेट आया था। सेकंड, द इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट। अब यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज होता है डायरार्की को डुअल गवर्नमेंट के साथ राइट। सो दैट इज नॉट, डुअल गवर्नमेंट इज द टोटली डिफरेंट टास्क कि वहां पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। थर्ड, हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, ये तो कभी इंडिया में फॉलो हुआ ही नहीं था। इस तरीके से रहा, एक वाइसरॉय था बट दैट वाज नॉट अ रूलर, वो ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव था। फोर्थ, द डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेशन इनटू प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। नाउ दिस इज राइट कि दो कैटेगरी आई गई थी, पहली कैटेगरी क्या थी, रिजर्व सब्जेक्ट, और दूसरी कैटेगरी थी ट्रांसफर सब्जेक्ट। तो वो चीज रह गई है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। ये तीन इवेंट है, पहला है म्यूटिनी ऑफ रॉयल इंडियन नेवी, सेकंड है क्विट इंडिया मूवमेंट, थर्ड है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द अबव इवेंट्स, कि इनका एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम ईयर रिकॉल करें, अगर ईयर रिकॉल नहीं भी होता तो हमें ये पता है कि सबसे पहले हुई थी इसमें से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दैट वाज अंडर आई गेस इन 1931 राइट। देन आया था क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942, और जो म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी हुई थी दैट वाज आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर इन 1946। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट इज 3, फिर आया क्विट इंडिया मूवमेंट दैट इज 2, फिर आया म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी दैट इज 1। सो दैट मींस जो करेक्ट सीक्वेंस होगा 3, 2 एंड 1। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बटलर कमिटी 1927 वाज टू। अब ये बटलर कमिटी सेटअप करी गई थी इन 1927। इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, इज टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन स्टेट। इट हैज बीन आल्सो नोन एज इंडियन स्टेट्स कमीशन। एंड इन्होंने अपनी कमिटी की रिपोर्ट सबमिट करी थी 1929 जो एक्सेप्ट करी गई थी बाय देन ब्रिटिश क्राउन। तो उसके बेस पे अगर हम इसके स्टेटमेंट देखते हैं तो पहला है डिफाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, नो। डिफाइन द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, नो, क्योंकि ये पहले ही आ चुका था। इम्पोज सेंसरशिप ऑन नेशनल प्रेस, नो, दैट इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। लास्ट, इंप्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट, दैट इज राइट, यानी कि जो हमने डिस्कस किया ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर। अब इसके लिए ना थोड़ा सा हमें हिस्ट्री समझने की जरूरत है
राइट। ये दो टाइप के बिल आए थे ये टाइम पे, जो ये एक्चुअली कंट्रोवर्सी में आया क्यों था वो मैं आपको समझा रहा हूँ। कि सबसे पहले आया था, द बिल वाज अ पब्लिक सेफ्टी बिल, राइट, पब्लिक सेफ्टी बिल आया था। एंड सेकंड वाज द ट्रेड डिस्प्यूट बिल। अब पब्लिक सेफ्टी बिल में कैसा था कि जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था इन 1917, तो उन्होंने कम्युनिज्म यानी कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी अडॉप्ट करी थी। एंड जब उन्होंने सोशलिज्म अडॉप्ट किया था तो यूएसएसआर तब काफी बड़ा था, तो वो पूरा ईस्टर्न यूरोप उसके पास था, सबने सोशलिज्म आइडियोलॉजी थी। एंड ईस्टर्न यूरोप में का जो बॉर्डर था वेस्टर्न यूरोप के साथ, यानी कि कॉलोनीज बनी हुई थी, कि वेस्टर्न यूरोप की कॉलोनीज इंडिया में थी, एशिया और अफ्रीका में थी। तो व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू, दे वर ट्राइंग टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म इन द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिश। कि ब्रिटिश की जो भी कॉलोनीज थी वहां पे सोशलिज्म आइडियोलॉजी उनको स्प्रेड करनी थी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो उसके लिए ब्रिटिश क्राउन ने एक एक्ट निकाला, दैट वाज पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल के अंदर यह कहा गया कि अगर उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल है जो ब्रिटिश इंडिया में आके सोशलिज्म या कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी को स्प्रेड कर रहा है, तो बेस्ड अपॉन द सस्पिशन, यानी कि विदाउट इवन ट्रायल वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं, एंड अरेस्ट के साथ उसको पनिश भी कर सकते हैं, राइट। सो दैट वाज द फर्स्ट कंट्रोवर्सी जो आया था इन पब्लिक सेफ्टी बिल। नाउ सेकंड वाज द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929। नाउ ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के अंदर क्या था कि दैट ब्रिटिशर्स ने एक नया बिल प्रपोज किया, दैट वाज ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसके अंदर यह कहा गया कि कोई भी इंडियन ओपन में स्ट्राइक या लॉकआउट नहीं कर सकता विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस। यानी कि अगर मेरे को कोई भी सरकार से शिकायत है और अगर मेरे को स्ट्राइक करनी है तो पहले मेरे को सरकार को नोटिस देना पड़ेगा दैट ऑन दिस पर्टिकुलर डेट मैं स्ट्राइक करूंगा, राइट। तो ये चीज बताई गई थी। तो ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया, क्योंकि ये जब लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया गया था या पास करने जा रहे थे तो वहां पे भगत सिंह ने वहां पे बॉम्ब डाल दिया था, राइट। सो दैट वाज द कंट्रोवर्सी, जो अलीपुर बॉम्ब केस या इससे रिगार्डिंग जो भी था, तो उसके रिगार्डिंग ये कंट्रोवर्सी आई थी एंड हेंस ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया था तब। एंड इसलिए ये हमारे टेक्स्ट बुक में इसको काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर हम ये एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, दैट व्हाट वाज द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929, इट इज प्रोवाइडेड फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। नो, ये इसलिए नहीं था, ये क्यों था कि कोई भी सिटीजन स्ट्राइक नहीं कर सकता विदाउट गिविंग प्रायर नोटिस टू द गवर्नमेंट। तो ये स्ट्राइक से रिगार्डिंग था, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Second is the arbitrary powers to the management to quell industrial dispute, that is also wrong. An intervention by British court in the event of a trade dispute, that is also wrong. Fourth, a system of the tribunals and a ban on strikes, this is right. कि strikes पे ban लगाने के लिए act आया गया था, तो hence option D is the correct answer, right. तो next question देखते हैं. Next question is regarding the Factories Act was passed. अब यहां पे वापस थोड़ा सा हम होमवर्क करते कि तीन टाइप के एक्ट आए थे. सबसे पहला एक्ट था फैक्ट्री एक्ट. अब फैक्ट्री एक्ट के अंदर क्या बताया गया था कि यहां पे वर्कर की कंडीशन के बारे में बताया गया था. एक एक्ट आया गया जिसके अंदर वर्कर की कंडीशन यानी कि उनकी सेफ्टी के बारे में ये चीज थी कि क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या वर्किंग आवर होना चाहिए, एक्सेट्रा. यानी कि जो भी वर्कर की कंडीशन को इंप्रूव करे वो चीज बताई गई थी. दैट वाज अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1881. उसके बाद आया था ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, जिसने ये बताया गया कि वर्कर्स कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस, कि वो खुद का ट्रेड यूनियन बना सकते हैं. तो दैट वाज अंडर 1926 बाय द ट्रेड यूनियंस एक्ट ऑफ 1926, राइट. अब थर्ड जो था, थर्ड वाज द मिनिमम वेज एक्ट इन 1948, जिसके अंदर यह बताया गया कि वर्कर का एक मिनिमम वेजेस डिसाइड किया गया कि कम से कम इतना वेज रहेगा. तो ये तीन क्रोनोलॉजी थी. अब ये स्टेटमेंट में क्या किया है कि ये तीनों क्रोनोलॉजी को एक ही स्टेटमेंट में लिख दिया. पहला बताया गया द फैक्ट्रीज एक्ट ऑफ 1881 was passed with the view to fix the wages of industrial worker and to allow the workers to form trade unions. जैसे हमने देखा कि फैक्ट्रीज एक्ट किसके लिए था, टू इंप्रूव द कंडीशंस ऑफ द वर्कर. और ट्रेड यूनियन किसने बनाया था, बाय ट्रेड यूनियन एक्ट 1926.
एंड वेजेस, मिनिमम वेजेस कब फिक्स हुआ था? इन 1948. So that was not part of 1881, right? So this statement is incorrect. अब होमवर्क मैं आपको ये दोनों एक्ट के बारे में पढ़ना है एंड ट्राई टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि वो और अच्छे से आप एक इंटरैक्टिव आर्ग्यूमेंट्स कर सको. Second statement was L.M. Lokhande was a pioneer in organizing a labor movement in British India. Now, L.M. Lokhande was the one who was born in Maharashtra, and the age of 13, उन्होंने as a काम किया in a cotton mill as a worker, and he was the founder. He was known as the founder of the Bombay Mill Association, right? And he was considered as the pioneer in organizing the labor movement in British India. कि इन्होंने वो चीज स्टार्ट करी थी. So hence option 2 is incorrect and 1 is incorrect. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा option B, that is 2 only is the correct answer, right? So that was it from today's PYQ video. In the coming video, we will be covering more such kind of previous year questions. Till then, stay safe and study well. Thank you.